बुला देंगे 2 घंटे बस। ओके यार कुछ बता अब बोलना नहीं हो जाएगा क्या काम ये सेंड कर दोगे ना तो पक्की बात है। कर देगा तो वेट कर देगा उससे भी एक वगैरह तो नहीं है। अच्छा बस साली वो इसको हम जाते हुए ना मैं अपने मोबाइल पे ले लूंगा फिर आपको लिंक सेंड कर दूंगा। हो रही है ना? ठीक है अब क्या नहीं वो तुमने भी बहुत अच्छी भी हो गया। सभी हाँ सारी हमने 2 चैप्टर किया है लंबे कोई बात वही थे हो जाएगी टाइम लो हो जाएगी 8 10 हो गए मेरे बच्चे वो मैंने पहले कहा था वो करोगे ना तो हो वो जाएगी। देखिए आपने वैसे मैंने देखिएगा अभी तक नहीं देखी हूँ। अच्छा यार सेकंड 5 से स्टार्ट करना। सेकंड 5 के सबसे पहले क्योंकि अब मैं कोर्स ऑनलाइन से ही पढ़ाता हूँ। इसका पहला चैप्टर का नाम है बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? एनी आइडिया सिंपल आइडिया देना नहीं पता तो बताओ नहीं पता। कैपिटल हमेशा में फाइनेंस का होता है कैपिटल रुपया नहीं पता। बिजनेस फाइनेंस हम कहते हैं वो तमाम पैसा जो कारोबार इस्तेमाल करता है कारोबार को शुरू करने में कारोबार को एक्सपेंड करने में कारोबार का कोई भी खर्चा करने के लिए द मनी रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू स्टार्ट इट टू एक्सपांड इट टू डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। ठीक है द मनी रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू स्टार्ट इट टू एक्सपांड इट और टू डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस इज नोन एज फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। ठीक है अब ये एक सवाल आ गया व्हाई बिजनेस नीड फंड्स व्हाई बिजनेस नीड्स फंड्स और व्हाई बिजनेस नीड फाइनेंस टू स्टार्ट इट टू एक्सपैंड इट टू डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। ठीक हो गया। नाउ व्हाट आर द वेज और व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर बिजनेस कैन रेज द फंड्स और रेज द फाइनेंस। ये दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये जब हम कारोबार शुरू करते हैं तो बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्यों चाहिए पैसा? वी हैव टू परचेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है वी हैव टू परचेज द लैंड वी हैव टू हायर द लेबर वी हैव टू परचेज द मशीनरी वी हैव टू डू सम लीगल एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब क्या है? कारोबार को स्टार्ट करने के लिए इस पर्पस के पैसे चाहिए होते हैं। अब बिजनेस को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। एक्सपेंशन के लिए हमें कोई नई मशीन लेके आनी है नई फैक्ट्री ओपन करनी है नई शॉप ओपन करनी है किसी के साथ मर्जर करना है या किसी बिजनेस को परचेज करना है टेक ओवर करना। ये हो गया बिजनेस ग्रोथ पहला बिजनेस स्टार्ट करना। अब एक्सपेंसेस जब हम कारोबार चला रहे होते हैं कारोबार दो तरह का खर्च करता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ तक बात समझ लगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफाइन करते हैं जब बिजनेस अपने रोजमर्रा खर्च करे उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है जो पैसे चाहिए होते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है क्योंकि अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं शॉर्ट टर्म नेचर के और इसके लिए पैसे भी थोड़े चाहिए होते हैं। दूसरे बात का आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस ने कोई ना कोई फिक्स एसेट परचेज करना हो। फिक्स एसेट क्या होता है? कोई बिल्डिंग कोई मशीनें ठीक है जी या आपने कोई भी। अब एक बात याद रखना यहाँ पर एक बात बार बार माइंड में आनी चाहिए। पेपर में सवाल में इस चैप्टर में सवाल क्या आएगा? डिफाइन फाइनेंस। दूसरा सवाल एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस नीड फंड्स। इस चैप्टर में सिर्फ 2 सवाल ही बनते हैं। ठीक है जी पहली बात तो ये पेपर में सवाल आता है कि ये बात होने के बाद इसके अलावा वो कुछ चीज़ें आपने कंफर्म पूछता है कि बताएं कैश क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। अब कैश होता है हमारा लिक्विड एसेट। कैश इज अ लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जो फटाफट कंज्यूम हो जाए और बिजनेस को स्पेंड भी कर ले। द एसेट व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड एंड स्पेंट बाय बिजनेस इमीडिएटली इट इज नोन एज लिक्विड एसेट। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। नहीं रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। कहता है डू यू थिंक सो अ बिजनेस इज इन प्रॉफिट्स बट लैक ऑफ कैश? ब्रेक इवन ठीक है और लेकिन वो तुम दूसरे पर्सपेक्टिव में जा रहे हो। ब्रेक इवन कॉस्ट इक्वल होएगा तो बच्चे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बिजनेस प्रॉफिट शुरू होता है। वो देखो ब्रेक इवन क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हम कह रहे हैं टोटल कॉस्ट में टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ये वापस क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट सेफ्टी ठीक है अभी कौन से लगता है सर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आपको पहले कह रहा हूँ कि वो तुम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ठीक कह रहे हो मैं गलत मेरा मतलब कह रहा हूँ। अब अगले हम बात करते हैं ये भी था आपके पास शायद उसने बात कर दी। अब एक सवाल था क्या कारोबार बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो है
मगर उसके बैंक अकाउंट में कैश नहीं पड़ा हो, कैसे हो सकता है? हाँ इसमें क्या है? कि सुनो, एक बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट, पहली बात तो ये बिजनेस 3 तरह के स्टेटमेंट्स बनाता है। आपके सिलेबस में 3 स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एएस में, और A2 में आपको पढ़ाई जाएगी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। पर इन तीनों का आपको पता यहाँ ही होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है कि कारोबार के अंदर कितना कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, बस। इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, वो कंपैरिजन करती है रेवेन्यू का यानी कि सेल्स का, उसके डायरेक्ट कॉस्ट का या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, और साथ उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ओवरहेड्स का या फिक्स कॉस्ट का या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका का। ऐसा हो सकता है सर प्रॉफिट हाँ, लेकिन वो लेकिन होता क्या है, एक कारोबार जो चीज़ों को बाजार पे बेचता है, जो क्रेडिट सेल्स करता है, अकाउंटेंट ने तो टेंटी करके और स्टेटमेंट ने प्रॉफिट तो शो कर दिया मगर कैश नहीं आया, तो यस इट कैन बी हैपन कि बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट बट नॉट इन टर्म ऑफ कैश बिकॉज दे आर सेलिंग द थिंग ऑन क्रेडिट। समझ लगी? इसकी बात की। अगली मैंने बात बोली थी वर्किंग कैपिटल की, इसको डिफाइन करते हैं। द मनी यूज्ड बाय बिजनेस टू परफॉर्म इज डे टू डे एक्सपेंस। जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए बिजनेस स्पेंडिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला बताया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक बात कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा आएगी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करें, करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल, assets which having life not more than 1 year. What are the current liabilities? The liability which have to pay within the 1 year. ठीक है? अब current assets कौन कौन से होते हैं? सर वो 4 होते हैं। कैश, नंबर 1 कैश, गुड्स, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 इक्विपमेंट स्टॉक, नंबर 4 ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेट इज इसको बोलते हैं। ठीक है? इस तरह हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी होती हैं यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेएबल्स। ठीक है? अब वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो रोजमर्रा के अखराजात के लिए बिजनेस को चाहिए, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कम हो जाए तो बिजनेस में क्या आती है? कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आती है? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। अब ये वर्किंग कैपिटल कम होगा, कब होगा? जब करंट एसेट्स कम होंगे और करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी। फिर सुन लो, वर्किंग कैपिटल कब होगा? जब करंट एसेट्स कम होंगे और करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी। अगर करंट एसेट्स कम होंगे मतलब क्या है? वो तो कैश ना हो। नेगेटिव में जा सकते हैं। क्या नेगेटिव में जा सकते हैं। नेगेटिव में जाएगा ना बेटा, नहीं जब बैंक में लोन ज्यादा हो जाएगा मतलब कैश कम है तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव पैसा माइनस में कैसे चला गया? पुत्री, आपके पास पैसा नहीं है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, लायबिलिटी आ रहा है। लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है? अब जब वर्किंग कैपिटल हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, बिजनेस चल नहीं पाएगा। जो हमारे जिन्होंने हमें लोन किया, जो हमारे लेंडर्स हैं, दे विल आस्क फॉर देयर रीपेमेंट्स। फॉर दैट पर्पस बिजनेस हैव टू लिक्विडेट इटसेल्फ। लिक्विडेट किसे कहते हैं? जब बिजनेस अपने आप को वाइंड अप कर लेता है, अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करता है ताकि वो लोन रीपे कर सके। ठीक है? बात समझ लगी? इसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस इन विच बिजनेस वाइंड अप इट्स ऑपरेशन in order to sell their assets to fulfill the loan of their lenders, that is known as liquidation. उसको कहते हैं liquidation, that is known as bankruptcy. When business is liquidation mean when business winded up its operation, को खत्म कर दिया, and selling their assets in order to fulfill their loans. It is known as liquidation. और while what is the bankruptcy? When business is unable
टू पे बैक देयर लोन्स, ठीक है जी। देन दे विल डिक्लेयर देयर सब्जेक्ट टू बिकम द बैंकरप्ट नोन एज उर्दू दिवालिया हो गया, ठीक है। ये था आपका चैप्टर बिजनेस फाइनेंस के नाम से, इसमें कोई मसला तो नहीं। अब एक सवाल इसमें सवाल करते हैं पास पेपर्स के। पहला सवाल इसमें जो आता है, पहला क्वेश्चन इसमें आता है, पहला क्वेश्चन आता है भाई व्हाट इज फाइनेंस, हमने बात कर ली। दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है व्हाई बिजनेस नीड फंड्स, एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस नीड फंड्स। यू मस्ट नो टू स्टार्ट टू एक्सपैंड टू डू एंड एक्सपेंड। स्टार्टअप के लिए क्यों चाहिए इसको एक्सप्लेन करना है भाई। उसको लैंड चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए होगा, उसको कोई लीगल फीस पे करनी होगी, लाइसेंस परचेज करना होगा, एक। नंबर 2 एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपेंशन में क्या होता है अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है, एक नई मशीनरी परचेज करनी है, 2 ये किसी बिजनेस को टेक ओवर करना है, 3 समझ लग रही। नंबर 3 टू परफॉर्म एनी एक्सपेंस, दो तरह खर्च होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जब बिजनेस कोई भी एसेट परचेज करे, एसेट वो भी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सा होता है जिनकी लाइफ के हिसाब से ज्यादा हो, यानी कि मशीनें, व्हीकल्स, बिल्डिंग, ये क्या हो गया आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है जो आप रोजमर्रा का खर्चा के लिए करते हैं, किसी को वेज दे दी, मशीन खराब होगी उसकी मेंटेनेंस करवा ली, बैंक को इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके अलावा इवन तो आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, एक साल के काम के लिए होगी, वो किस पे जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा का वो फिक्स कॉस्ट रहती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ लगी। अगले चैप्टर में आता है, इसका नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा जी, फंड्स क्यों क्या होते हैं समझ लगी, फंड्स कहाँ यूटिलाइज होते हैं समझ में आ गई, क्लियर है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में आएगा अब पैसे बिजनेस में आएंगे कहाँ से, कैपिटल लोन, एक मिनट, बिजनेस में फंड्स आएंगे कहाँ से, ये बिजनेस कहाँ से फंड्स को अरेंज कर सकते हैं, बैंक से या अपने शेयर Bond from Kalyan, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि बिजनेस ने लोन बैंक से लेना है या जब भाई चक्कर लगा लो शाह सब पेपर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताएं सबसे पहले, हो गया पेपर आपका? नहीं सर, ये लास्ट पार्ट है, इसकी तरह पूछना क्या है। पूछना? सर इसमें अनारकली के लिहाज से 2 सवाल आए हैं। हाँ जी, आपने करना होता जो आता कर दो, ठीक। अच्छा जी। अब एक बात बताओ, सोर्स ऑफ फाइनेंस में ये सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स अ बिजनेस मस्ट कंसीडर, व्हाट आर द फैक्टर्स अ बिजनेस मस्ट कंसीडर बिफोर टू सिलेक्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस। नंबर 1 द पर्पस, उसको किस मकसद के लिए पैसा चाहिए, क्या वो बिजनेस शुरू करने जा रहा है, क्या बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहा है, कि कोई खर्चा करने जा रहा है, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2 उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, उसको ऑडिटर है, पार्टनरशिप है, ठीक है। ये कंपनियां 2 तरह की होती हैं बेटा, दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब अगली हम बात करते हैं, अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में, और कितने वक्त के लिए पैसा चाहिए, टाइम, पर्पस क्या होता, लीगल स्ट्रक्चर क्या होता, और कितने टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। और चौथी बात है कितनी अमाउंट चाहिए। हम उर्दू में कहते हैं अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए क्यों चाहिए, कितने चाहिए, कब वापस करोगे, मेरा क्या फायदा, क्यों चाहिए, कितने चाहिए, क्यों चाहिए, कितने चाहिए, कब वापस करोगे, और मेरा क्या फायदा। अब बैंक होगा तो कहेगा वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 बातें होगी, पर्पस क्या है, लीगल साइज क्या है, नंबर 3 अमाउंट कितनी चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, व्हाट इंटरेस्ट वी हैव टू पे टू द बैंक। ये फैक्टर है जो बिजनेस को कंसीडर करने चाहिए। अब बिजनेस 2 तरह के लोन ले सकता है, 2 तरह के सोर्सेज फाइनेंस होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, दूसरे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके मैं एक वेब डायग्राम बनाता हूँ, वो बड़ी काम की है, वो याद रहेगी, अगर वो याद है जब तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोलेंगे। और एक बात याद, ये वो टॉपिक है जिसमें से सवाल पेपर में 99% आ जाता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला, सर लॉन्ग शॉट दोगे दोनों। डिबेंचर्स और लीज सोर्स ऑफ फाइनेंस कितने हैं, 2 हैं, एक में कह दिया इंटरनल सोर्स, दूसरे को मैंने कह दिया एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स डिफाइन करके क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन बिजनेस जनरेट फंड्स फ्रॉम इनसाइड, व्हेन बिजनेस जनरेट फंड्स फ्रॉम इनसाइड, व्हाइल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन व्हेन बिजनेस जनरेट फंड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। अच्छा एक बात बताओ शर्मीन, अगर बिजनेस अपने अंदर से ही फंड्स को जनरेट कर रहा है तो क्या इसके कोई फीचर्स होंगे, कोई इसके बेनिफिट या ड्रॉबैक होंगे?
पहले वो होता है। अब कारोबार अपने जी मनीष सर टाइम लिमिट नहीं सब टाइम लिमिट दूसरा पे नहीं करना। वापस करना नहीं पड़ेगा। दो तीसरा हाँ, इंडस्ट्री पे बस करना। एक बुनियादी बात याद रखिएगा कि भाई बिजनेस को अमाउंट वापस करनी नहीं पड़ती। नंबर 2 बिजनेस को सिक्योरिटी को इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता। और अगर देना पड़े ठीक है। तो इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, लेकिन ड्रॉबैक है है कि आपकी ओनरशिप लूज कर सकते हैं। अगर पब्लिक आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो अपनी ओनरशिप लूज कर सकते हैं, डिलीवरमेंट आ सकती है ओनरशिप के अंदर। अच्छा ठीक है। इसके अलावा जब इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात आनी, इसका मेजर हाँ, ड्रॉबैक है limited सम टाइम ये अमाउंट आपको अवेलेबल ही होती और ये Small अमाउंट amount। लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट अवेलेबल होती। ठीक है, ये तो होता है डिलीवरमेंट आ रही है। तुम अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी बार बार लेके आ रहे नहीं ये बिजनेस बता सकते हैं। अच्छा, ओके। डेफिनेशन है ये। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्स की हम बात करते हैं। बैंक का हो गया। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस कारोबार के अंदर से नहीं, कारोबार से बाहर से पैसे लेकर। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सर लार्जर अमाउंट होगा पहला। और मेरे ड्रॉबैक क्या होगा? आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी या बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ड्रॉबैक तो है, बेनिफिट्स ठीक है, मेजर बेनिफिट ये है कि जनाब आलिया आपको लार्जर अमाउंट अवेलेबल होगी और आपकी ब्रांड रेपुटेशन बिल्डअप है तो आपको इजीली अवेलेबल होगी। ठीक है जी, कंडीशन है ना। नंबर 3, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग है तो बैंक भी आपको लोन लार्जर अमाउंट में दे देगा। मगर अगर आप ऑलरेडी हाईली गियर्ड अप हाईली गियर्ड अप हो, बहुत सारे लोन ऑलरेडी ले चुके हो बैंक से, तो बैंक आपको फर्दर लोन नहीं देगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये इंटरनल सोर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? नंबर 1 इसको हम कहते हैं ओन सेविंग। नंबर 2 रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग इसको बोलते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। तीसरा आपके पास जो है उसको कहते हैं सेलिंग ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को बेचते हैं। ठीक है जी। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपके पास आते हैं सबसे पहले लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली। नंबर 2 बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है जी। नंबर 3 ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। मॉर्गेज। लोन फ्रॉम बैंक, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। नंबर 4 इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने जनरली 4 बातें लिखी। अब जो बैंक लोन वाला पॉइंट है ना, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक हो गया? बैंक लोन कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स में पूछा और इसने 8 मार्क्स में, हर विषय में क्वेश्चन आ चुका होगा। नहीं होने का P1 में, P2 दोनों में नहीं, 11th में, A2 में, AS में नहीं, A2 में। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, इसका ड्रॉबैक ड्रॉबैक ये है कि आप conflicts पैदा हो सकते हैं। फैमिली आर्गुमेंट्स आ सकते हैं। Conflicts पैदा वो हो प्लानिंग दे सारी जिंदगी लाता हाँ, your Clients वापस ले लेते हो। reputation will be at risk हाँ। in case if you are fail to pay the loan. अरे 100 रुपया देकर फिर साथ अच्छा, मैं काम ज्वाइन फैमिली रिलेशन विल बी एट स्टेक। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होगा? आप लोगों को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड एंड फैमिली लोगों को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। ठीक है, और सम टाइम आपको उसमें लार्जर अमाउंट भी नहीं मिलती। ठीक है। नंबर 2 ग्रांट्स एंड सब्सिडी करता हूं। ग्रांट क्या होती है? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है। और सब्सिडी क्या होती है? जब इंडस्ट्री से गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी भी चीज को उनके डिजायर्ड प्राइस पे मार्केट में बेचे। हाँ जी, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। पेट्रोल सब्सिडी महंगा देता रहा पहले, इसीलिए पेट्रोल महंगा नहीं था हो रहा। ठीक है, एक छोटी सी बात बता, इसका गवर्नमेंट अक्सर सेक्टर्स को सब्सिडाइज करती है ताकि वो
जो कंट्री मैन है उनको वेलफेयर उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते सर ग्रांट सब्सिडी में फर्क क्या है? हैं। ग्रांट्स किसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए करते हैं और जो सब्सिडी होती है ना वो बेसिकली प्रोवाइड तो इंडस्ट्रीज की जाती है, लेकिन इनका पर्पस क्या होता है टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द कम्युनिटी। अच्छा ठीक है। वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर करने के लिए वेलफेयर के लिए। हाँ ठीक है। नंबर 2 आता है इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। पहली बात तो ये दोनों पॉइंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हैं। किसके? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिफाइन करते हैं कंपनी व्हिच कैन सेल इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक। ठीक है जी। अब अभी वो डिबेंचर्स की बात करें। डिबेंचर्स क्या होते हैं? द लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू रेज फंड्स। दे आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यस, they have to pay the benefit or interest on debenture to the debenture holders, as well as they have to pay back the whole amount after a particular time period for which the debenture is issued. डिबेंचर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इशू किए जाते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद वो अमाउंट भी वापस करनी है और तब तक वो डिबेंचर होल्डर को सिर्फ उसको इंटरेस्ट देंगे। डिबेंचर होल्डर्स ऑनर्स नहीं होते हैं, ये लेंडर्स होते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर्स में जाते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है लोन फ्रॉम द बैंक। अब बैंक से लोन मुख्तलिफ तरह के लिए जाते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपको 1 साल के अंदर पे करना होता है, उसको तो पहला नाम होता है शॉर्ट टर्म लोन, पहला नाम होता है। और दूसरा वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर टू विथड्रॉ मोर अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट एट द अमाउंट अवेलेबल इन इट। जब बैंक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, भाई आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मगर आपने चेक लिख दिया 2 लाख और आपने बैंक से ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, तो बैंक आपको वो चेक कैश करवा देगा। मगर ओवरड्राफ्ट का ड्रॉबैक ये एक फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी एक फुल फ्लेज लोन नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बैंक से अप्रूव करते हैं, ताकि हमारा कैश चेक कभी डिसऑनर ना हो, चेक हमारा क्या हो? डिसऑनर ना हो। यहाँ तक बात लगी। इसका मेजर ड्रॉबैक ये इस पे पर डे इंटरेस्ट पड़ता है, और ये जब तक आप पहला बैंक ओवरड्राफ्ट पे बैक नहीं करेंगे आपको नया बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मसला तो नहीं। ये क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट। पेपर में सवाल आया था कि क्या बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस को यूज करना चाहिए? आप लिखोगे नहीं, ये सिर्फ बैंक अपनी रेपुटेशन, बिजनेस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे ये 5 नंबर का सवाल आ रहा है। इससे पर इंटरेस्ट पड़ता है और आपको सिर्फ इधर अवेलेबल होता है। जब तक तुम्हारा पे बैक नहीं कर लेंगे आपको नया ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा। जी सारे बैंक पर डे जी, ओवरड्राफ्ट का फीचर ये है, पर इंटरेस्ट चार्ज करता है इसके ऊपर। बेटा नॉर्मली ये फैसिलिटी है ना, नॉर्मल बिजनेस बहुत कम इसको अवेल करता है, बहुत कम। आपके जो बिजनेसेस हैं उनके बैंक वो तब तक चेक इशू नहीं करते जब उनको कंफर्म होगा हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। सिर्फ बैंक बिजनेस अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्हें बैंक से फैसिलिटी दी होती है। कोई सट्टा लगाया है कि लाख कर सकते तो हैं। लाखों में मिल जाती है यहाँ पे। बेटा ये डिपेंड करता है आपके बैंक के साथ क्या हिस्ट्री है, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। ओ 5000 दिमाग में उतरा है। यहाँ तो बात क्लियर होगी। उसके बाद अगला आता है लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लोन के अंदर पहला लोन होता है मॉर्गेज का। मॉर्गेज क्या होता है? लोन व्हिच इज टेकन बाय अ बिजनेस ऑन अगेंस्ट देयर एनी लैंड। वो लोन जो किसी लैंड के अगेंस्ट लिया जाए उसको क्या कहते हैं? मॉर्गेज। लैंड के अगेंस्ट लिया जाए। सिक्योरिटी ये लैंड खरीदने के लिए मॉर्गेज लिया जाता है कि लैंड को गिरवी रखवा के लिया जाता है? प्लेज या मॉर्गेज सेम चीज होती है, मैं वैसे गिरवी दिखाई जाती है। ना ही ये दिला। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा बैंक कभी भी लोन आपको ऐसे नहीं देगा, या पर्सनल गारंटी लेता है आपसे, या वो आपसे कोई वो चीज लज करवाता है, गारंटी दिलवाता है। ठीक है जी। इंसान रखवा सकते हैं। बेटा लोन लेना मोहब्बत सर की वीडियो रखवा एक ऑर्गन वगैरह। अच्छा बस नहीं, वो नहीं होता, ऑर्गन वाला काम नहीं है वो। ऑर्गन ट्रैफिकिंग वैसे भी इलीगल है। अच्छा बेच जी, तो सकते हैं। हाँ भाई बेच सकते हैं भाई, डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन है। बेच रही बस करो। अच्छा जी, अब ये था लोन। एक चीज आती है जब आपने एसेट परचेज करना हो, जब आपने परचेज करना हो एसेट, फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए कारोबार के पास 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। या तो लोन ले ले नंबर 1, या वो उसको हायर परचेज कर ले, उसको कहते हैं व्हेन बिजनेस परचेज एसेट ऑन इंस्टॉलमेंट इट इज नोन एज
hire purchase. While leasing means when business use the asset on a rental basis. In the hire purchase, the ownership Long-term rental basis. in the hire purchase, the ownership of the asset will be transferred after the fulfillment of all the installment of the asset. ठीक है? While in a leasing, transfer of ownership will never be happen. Transfer कभी नहीं होता because you are just using the asset on rental basis. बात ये ये गड्डी रेंट पे लाया होता है किस्ता हाँ में जी, गड्डी ये होता है leasing. यहाँ तक बात समझ लेगी. समटाइम जो बड़े बिजनेस होते हैं वो अपने एसेट को सेल आउट कर देते हैं, अपने एसेट को सेल आउट कर देते हैं किसी लीजिंग कंपनी को, उनसे वापस लीज बैक कर देते हैं. मैं वो बेचने उनको फुल पेमेंट भी मिल जाती, क्या करें उन्हें, एक तो उनको फुल पेमेंट मिल जाती, नंबर 2 एसेट उनके इस्तेमाल में रहता है, उसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक. अब यहाँ पर एक बात बता दो, जब हम कारोबार शुरू करते हैं, वी आर न्यू बिजनेसेस, वी आर गोइंग टू न्यू बिजनेस, तब हमारे पास रिटेन प्रॉफिट नहीं होता. हम किसको यूज करते हैं, अपनी सेविंग को यूज करते हैं. सेलिंग हम ऐसा करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तब वो ऐसा ऐसा जो बिजनेस के पास फालतू पड़ा हुआ है उसको बेच के वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. अब एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस के पास कोई एसेट पड़ा हुआ है, कोई एसेट पड़ा हुआ है, उसको बेच देता है, इसका ड्रॉबैक क्या होगा, उसको ऐसे कम हो जाएगा, उसकी जो उसकी production है वर्थ कम हो जाएगी. उसकी क्या कम हो जाएगी, वर्थ. मैंने क्या बताया था, बिजनेस कितनी तरह की स्टेटमेंट आता है, 3 तरह की, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, तीसरी होती है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश इन हैंड इसमें आता है. वो कैश इन हैंड इसमें आता है, करंट एसेट जो है. ठीक है जी, ये बात होगी. अब अगली बात आती है, अगला चैप्टर आपके पास है, 2 चैप्टर हो गए, मतलब कोई इसके अंदर क्लियर है. हो गए ना 2 से. मैं सर मैं सिंपल जो आपकी ऑब्जेक्टिव लिखे उसको पढ़ाई कर रहा हूँ. अगला वर्ड चैप्टर है, इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लोज. कैश फ्लोज क्या होते हैं, पहली बात तो ये, और फोरकास्टिंग क्या होती है. बिजनेस 2 तरह की स्टेटमेंट्स बनाएगा, एक होती है एक्चुअल, एक होती है फोरकास्ट. एक्चुअल क्या होता है, वो साल के एंड में बनाई जाती है, फोरकास्ट साल के शुरू में बनाई जाती है. बात समझ लेना, एक्चुअल साल के एंड पे या मंथ के एंड पे या वीक के एंड पे, जबकि फोरकास्ट हर टर्नओवर के शुरू में बनाई जाती है. फोरकास्ट स्टेटमेंट्स आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है, अच्छा, और बिजनेस की एम्प्लॉइज के टारगेट सेट करने में हेल्प आउट करती है. बिजनेस को सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है, और बिजनेस अपना एक टारगेट एम सेट करके और एट द एंड अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट भी फोरकास्टेड पे करती है. अब इसलिए आगे पढ़ाया जाता है वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल, द डिफरेंस बिटवीन द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल. प्लान कितना किया था, एक्चुअल में कितना हुआ, इसका वो डिफरेंस क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, द स्टेटमेंट विच शोज द मूवमेंट ऑफ कैश विद इन एंड आउट फ्रॉम बिजनेस. अब पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर कैश इन कैसे होता है और कैश आउट कैसे होता है. कैश इनफ्लो डिफाइन करते हैं, द मूवमेंट ऑफ कैश विद इन अ बिजनेस इज नोन एज कैश इनफ्लो, व्हाइल मूवमेंट ऑफ कैश आउट फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज कैश आउटफ्लो. अब ये बताओ, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो बिजनेस में कैसे होगा. जी जनाब, बाय सेल्स. पहली बात ये है, अगर मैं लिख दूं बिजनेस, किसी भी बिजनेस के अंदर जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो. अच्छा जी, अब एक बात बताओ, हमने कहा कैश इन कैसे होगा, जब हम चीजों को सेल्स करते हैं किस पे, लोन लेते हैं, कैश पे. लोन लेते हैं, ठीक है. नंबर 2, आपने बैंक लोन लिया. सेलिंग ऑफ एसेट. डिबेंचर, नंबर 3, एक मिनट, सेल्स किया, बैंक लोन लिया, डिबेंचर, या एक मिनट, पेमेंट और ट्रेड रिसीवेबल्स, जी रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स. ठीक है. 1 2 3 कैश,
बैंक लोन, पेमेंट रिसीव फ्रॉम रिसीवर्स, इसके अलावा डिबेंचर ले ले, ठीक है, आप शेयर इशू करते हैं, Selling of asset. एसेट को बेचते हैं, हाँ आ सकता है पैसे आगे, ये सेल एंड लीज बैक, सेल करके पैसा आ गया, एसपी का इस्तेमाल मेरा कैश इन हो गया। कैश बिजनेस से आउट कैसे होगा? जब भी बिजनेस कोई एक्सपेंस करता है, Purchases. कोई भी एक्सपेंस करता है। नंबर 2, जब भी बिजनेस किसी को Trade payable. पेमेंट करता है, ये दो मेथड के चक्कर में वेल में कैश आउट हो जाता है। बिजनेस चाहता है कैश इनफ्लो उसके पास मिशन ज्यादा हो और कैश आउटफ्लो मिशन कम हो। अब इसके लिए वो क्या फाइंड करता है? नेट Cash flow. कैश फ्लो। इसका फॉर्मूला क्या होता Inflow है? minus outflow. कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। एक बात बताओ मुझे, इनफ्लो अगर कम हो जाए और आउटफ्लो ज्यादा हो जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम। ठीक है. क्योंकि कैश इनफ्लो में जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर कैश सेल्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कैश आता है। कैश में हमारे पास क्या है? करंट एसेट है। कैश में हमारे पास क्या है? करंट एसेट्स है। ठीक है जी। अब अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है। मेरी बात समझ लग रही नहीं लग रही? किसी पेमेंट ले रहे हैं किस में आ रही है? कैश के फॉर्म में आ रही है। हमारे पास क्या करंट एसेट हो गया। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं किस में कर रहे हैं? कैश की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम। कैश अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो वी हैव गुड वर्किंग कैपिटल। अगर नेट कैश फ्लो नेगेटिव में चला जाए तो वर्किंग कैपिटल, वी हैव वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? मसला तो नहीं। डिफाइन कैश फ्लो प्रॉब्लम। व्हेन बिजनेस हैव पुअर कैश इनफ्लोस एंड मोर कैश outflows, it means we have negative net cash flows. We have negative net cash flows, it means we have cash flow Working problems. problem. ऐसी सिचुएशन में बिजनेस लॉस में चल रहा होगा। जी, अपनी यहाँ तक बात समझ लगी भाइयों? यहाँ तक बात समझ लगी? मसला क्यों नहीं? अब पेपर में सवाल आ जाता है जनाब, what are the cash flow forecast? The forecasted cash flow statement made by a business or the expected cash flow statement is known as forecasted cash flow statement. Why business have to make the forecasted financial statements or forecasted cash flow statement? क्यों बनाता है? To measure the liquidity of To the set a business. set अपने budget set कर सकें। the actual टर्न बाय टर्न। इसने क्या कहा? To measure the liquidity. टू मेजर लिक्विडिटी। अच्छा, आपने क्या कहा? to set the objectives and when at the end of the year you get the actual forecast. ठीक है जी। You have in order to set the targets and objectives and evaluate the performance at the end of the year. जी, बजट सेट कर सकते हैं। to set the budgets। ठीक हो गया। समझ गया। Number 2, we come to know about the expected expenses and expected earnings. So it can help to arrange or allocate the resources. Always remember, forecasting का benefit क्या होता है? प्लानिंग करने में हेल्प आउट करता है। नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प आउट करता है। नंबर 3, आपको आइडिया हो जाता है अगर इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा हो जाएंगे, बिजनेस कैन गो फॉर द लोन, बिजनेस कैन अप्लाई फॉर द लोन, बिजनेस कैन आस्क फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर टू मेक सच अमाउंट और सच क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी, ताकि मार्केट में इतनी सेल हमारी होनी है। इज दैट क्लियर? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? जनरली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? इनफ्लो ज्यादा करनी है, आउटफ्लो कम करनी है। अब इनफ्लो को मैनेज करते हैं और आउटफ्लो को भी मैनेज करते हैं। इनफ्लो कैसे मैनेज होंगी? कोशिश करें आप सिर्फ कैश सेल्स करें। इसका बेनिफिट क्या होगा? आपके पास कैश आ जाएगा। ड्रॉबैक क्या होगा? मार्केट की कस्टम है, एक रवायत है, पीपल लाइक टू बाय ऑन क्रेडिट, तो जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स को लूज कर सकते हैं। जब आप कहोगे ना कि भाई मैंने क्या सेल करनी है। नंबर 2, आप इनफ्लो को ठीक करने के लिए बैंक लोन भी अप्लाई कर सकते हो। ड्रॉबैक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। नंबर 3, यू कैन आस्क योर डेटर्स टू पे अर्ली। ठीक है, इसका फायदा तो होगा, कैश आ जाएगा। ड्रॉबैक होगा, आपके कस्टमर्स ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि आप हो गए, आप उनसे पहले कमिटमेंट हो गई थी, आप जल्दी पेमेंट मांग रहे हो।
अब आउटफ्लो कैसे मैनेज कर सकते हो? आप सिर्फ मैंडेटरी एक्सपेंसेस करो, एक्सपेंसेस की प्रायोरिटाइज करो, जो एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है पहले उनको करो। नंबर 2, आप अपने जब आउटफ्लो को मेंटेन करना है, आप कोई भी एसेट परचेज ना करो। आप एसेट को या तो लीजिंग पे इस्तेमाल करो, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट परचेज कर लो, ठीक है। नंबर 3, आप अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट डिले करो। आस्क फॉर द मोर टाइम। इज दैट क्लियर? मतलब को नहीं, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 5 का। इसमें से हैं किसकी? अच्छा वो जो आपने नोट किया उसमें पढ़ा नहीं, ये सिर्फ सिंपल मैं कैश की जो है ना ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को सॉर्ट उससे पढ़ा रहा हूं। अब अगला टॉपिक है इसका कॉस्ट का। क्या होने रिकॉर्डिंग? हाँ नहीं, 2000 पड़ेगा सिर्फ। ये जो कॉस्ट है ये हाँ 5 अच्छा, ये कॉस्टिंग क्या होती है? व्हाट आर द कॉस्ट? हाँ जी सुफियान, व्हाट आर कॉस्ट? दो बातें होती हैं। कॉस्ट हम कहते हैं द मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड। द मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड। द मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स, दे आर नोन एज कॉस्ट। अब कॉस्ट में दो चीजें आती हैं। नंबर 1, वी मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के कितने टाइप हैं। नंबर 1, वी मस्ट नो अबाउट द व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। नंबर 4 बात आती है इसके अंदर, why it is important to calculate the accurate value of cost incurred by a business। ये 4 बातें हमने पढ़नी है सेक्शन के अंदर, चैप्टर के अंदर। पहली बात तो ये, आपके पास जो कॉस्ट की टाइप होती है बेटा यानी वो है जनरली 4 होती हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरे को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, तीसरी को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, चौथी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये तो है आपके एज पर द आउटपुट। दूसरी थी एज पर द आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन, विद चेंज इन आउटपुट, लाइक द रेंट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चे आए ना आए हमें रेंट पे करना पड़ेगा, ये हमारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे वो एम्प्लॉय जो कि जिनसे हमारा परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उनको यूटिलाइज करें ना करें, हमको हर महीने उनको सैलरी में देनी पड़ेगी, वो हमारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा हमारे नाम होता है, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच चेंज इन प्रोडक्शन, लाइक यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, लाइक द कॉस्ट ऑफ द चेयर्स, लाइक द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, लाइक कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट लेबर, इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट मीन द कॉस्ट incurred to produce a single unit or the per unit cost is known as average cost. What is the total cost? Sum of all cost. It may be variable, it may be fixed cost. Fixed cost. And what is the marginal cost? इसको MCQ बोलते हैं। The cost incurred by a business to produce extra unit. जब हम अपनी रूटीन से हट के नया ऑर्डर लेते हैं, उस एक्स्ट्रा ऑर्डर पे जो हमारी कॉस्ट इंकर होती है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, एक्स्ट्रा। हाँ तो बात समझ लगी। दूसरी होती है डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जो हम किसी भी प्रोडक्शन के अंदर उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। लाइक मेरी एक कैफे है, वहाँ पर मैं बर्गर बना रहा हूँ, बर्गर लग रहा है, बन लग रहा है, उसमें पैटी है। अब उस कॉस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो मेरी क्या होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। मगर उस बर्गर को बनाने में कितनी गैस लगी? आई कांट। कितना केचप लगा? मुझे नहीं कांट, ठीक है। उसको हम अंदाजे से करते हैं, उसको ऐड अप, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, दुबई बैनर लगा रहा हूँ, उस बर्गर पे कितना लगा? सिर्फ बर्गर पे हम नहीं काम कर सकते, वो मेरी क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ये थी कॉस्ट की टाइप्स। फिर वो बात करता है कॉस्ट को एक्यूरेट जानना, टू नो द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, अच्छा बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव पढ़े चैप्टर में 4 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव थे, एक ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके पैरेलल दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा क्या होगा? उसका कॉस्ट मिनिमाइजेशन।
अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन तब होगी जब कॉस्ट की एक्यूरेट वैल्यू का पता होगा। आपको नहीं पता चलेगा आप ओवर कॉस्ट जा रहे हो अंडर कॉस्ट जा रहे हो, ठीक है, उसकी जरूरी क्या होता है, आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन करते हो। एक नंबर 2 हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वेशन है, ये क्या है, प्रॉफिट इक्वेशन है। प्रॉफिट इक्वेशन क्या होती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाँ जी। अब कॉस्ट जब तक आपके पास एग्जैक्ट नहीं आएगी आपको एक्यूरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा। इन ऑर्डर टू नो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट यू मस्ट नो अबाउट द कॉस्ट। दो बातें होगी, कब, एक प्रॉफिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए, दूसरा कॉस्ट इंफॉर्मेशन यूज होती है प्रॉफिट इक्वेशन के अंदर। प्रॉफिट इक्वेशन क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे वो आपसे कहते हैं कि जनाब तीसरी बात होती है कि आपने क्योंकि प्राइस सेट करनी होती है, चीजों की प्राइस सेट करनी होती है। प्राइस तब तक सेट नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी कॉस्ट का नहीं पता चलेगा। हमने कॉस्ट प्राइसिंग मेथड पढ़ा था, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट एडेड प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग। वो क्या था, आप अपनी कॉस्ट में मार्कअप को ऐड अप करते हो। मार्कअप क्या होती है, द परसेंटेज व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट। बात समझ लगी, चार बातें होगी। कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए कॉस्ट जानना जरूरी है, दूसरा प्रॉफिट इक्वेशन में यूज होती है,